वालेकुम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट क्लास के इस नई वीडियो के साथ। आज हम आप लोग को लाए हैं फिर से हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसका पार्ट 1 पहले ही हम बनाकर डाल चुके हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, आप लोग जाकर देख सकते हैं वहाँ से। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम ये सब पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 ये वीडियो, पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। चलिए हम अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। आज यहाँ से पढ़ाएंगे गोत्र के नियम। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। गोत्र के नियम के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। सामान्य गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकेंगे। देखिए, सामान्य गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो आपस में बहन भाई है। देखिए, अब अगर पूछ दे सामान्य नेत्र में आपस में विवाह क्यों नहीं करते थे, मतलब वो लोग माना जाता है कि आपस में भाई बहन थे, इसलिए आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। समझ में आ गया? विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के देखिए विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ये तो आज भी है, मतलब सरनेम चेंज हो जाता, मतलब लड़की का जो सरनेम होता शादी के बाद पिता से हट के हस्बैंड वाला लग जाता। ये नियम तो आज भी है। समझ में आ गया? ये नियम आप लोग को सरनेम चेंज होना, वही बोल रहा है यहाँ पे। विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र अपनाना पड़ता है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। गोत्र के आधार पर विवाह के प्रकार। आप देखिए, गोत्र के आधार पर विवाह के प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहिर्विवाह। अब देखिए, बहिर्विवाह के बारे में जानते हैं। बहिर्विवाह क्या होता है, इसको मतलब किसे कहा जाता है? बहिर्विवाह। चलिए पढ़ते हैं। एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करने की पद्धति को बहिर्विवाह कहा जाता है। समझ में आ गया? देखिए, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में, मतलब एक जाति से दूसरे जाति में विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए आप अंतर्विवाह। देखिए, अंतर्विवाह किसे कहा जाता है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। एक सामान्य गोत्र, कुल या जाति के लोगों में विवाह की स्थिति को अंतर्विवाह कहा जाता है। समझ में आ गया? देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, मतलब अंतर्विवाह में एक सामान्य गोत्र, मतलब एक जैसा गोत्र में, मतलब एक जाति में विवाह कर सकते हैं आप लोग। कुल या जाति के लोग पे भी विवाह कर सकते हैं, इसे हम अंतर्विवाह कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब तीसरा की ओर चलते हैं। बहुपति प्रथा। अब देखिए, बहुपति प्रथा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बहुपति प्रथा, चलिए अब बहुपति प्रथा को जानते हैं हम। यह वह स्थिति थी जिसमें एक स्त्री के अनेकों पति थे। देखिए, बहुपति प्रथा क्या होता है? जिसमें देखिए, मतलब एक स्त्री के अनेक हस्बैंड होते हैं, उसे हम बहुपति प्रथा कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। बहुपत्नी विवाह। देखिए, बहुपत्नी विवाह क्या होता है? इस विवाह के अंदर एक ही पुरुष के अनेकों पत्नियां हुआ करती थी। देखिए, अब इसमें देखिए, बहुपति विवाह में क्या होता था? एक ही पुरुष के अनेक स्त्री, उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। समझ में आ गया? अगर आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम बता देते हैं कि यहाँ पे 12th और 10th का अच्छे से पढ़ाते हैं हम लोग। उर्दू और हिंदी खास करके अच्छे से ध्यान दिया जाता है। चलिए, ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। आप देखिए, विवाह के प्रकार पढ़ेंगे हम। विवाह के प्रकार पढ़ेंगे। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछ दे विवाह के प्रकार कितने होते हैं, धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र के अनुसार। समझ में आ गया? तो 8 होना चाहिए। आप लोग नोट्स करते चलिए। अब कौन कौन होता है उसके बारे में जानेंगे हम। ब्रह्मा विवाह। देखिए, कौन कौन 8 विवाह, उसके बारे में जानेंगे। 8 के बारे में बारी बारी से। ब्रह्मा विवाह। चलिए ब्रह्मा विवाह के बारे में पढ़ेंगे हम। दोनों पक्षों की सहमति के साथ कन्या का विवाह करना ब्रह्मा विवाह कहलाता है। जैसे मान लीजिए अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का मतलब क्या होता है? आज के ज़माने में अरेंज मैरिज होता जो नहीं, मतलब दोनों परिवार की सहमति से। समझ में आ गया? उसे हम ब्रह्मा विवाह कहते हैं। ब्रह्मा विवाह क्या होता है? दोनों की सहमति से जो होता है उसे ब्रह्मा विवाह कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब देव विवाह के बारे में जानते हैं। अब देव विवाह क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी
धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता है। देखिए फिर से सुन लीजिए, देव विवाह क्या होता है? किसी धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में, देखिए किसी धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता है। देखिए हिंदू लोग में जो होता है ना, मतलब कोई भी चीज़ को दान कर देता है, उसकी इधर मतलब देखता नहीं है। दान करने का मतलब वो चीज़ उसका रहा ही नहीं। समझ में आ गया? देव विवाह दान कर देना, अनुष्ठान मतलब धार्मिक नियम कानून के हिसाब से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ष विवाह। अब आर्ष विवाह क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। कन्या के माता पिता को कन्या का मूल दहेज गोदान देकर कन्या से विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। देखिए फिर से सुन लीजिए आप लोग, क्या आर्ष विवाह होता क्या? कन्या के माता पिता को कन्या का मूल्य दहेज गोदान देकर कन्या से विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। देखिए आज के ज़माने में मतलब दहेज दिया जाता है, उसे हम आर्ष विवाह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रजापत्य विवाह। अब देखिए प्रजापत्य विवाह क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम। कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात वर्ग से, देखिए कन्या के सहमति के बिना उसका विवाह देखिए सुन लीजिए फिर से, सॉरी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग तथा उच्च वर्ग के वर्ग से करा देना प्रजापत्य विवाह होता है। देखिए प्रजापत्य विवाह अगर पूछे क्या होता है, मतलब लड़की के मतलब सहमति के बिना अभिजात्य वर्ग या उच्च वर्ग के लोगों से करा दिया जाता है, उसे हम प्रजापत्य विवाह कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। गंधर्व विवाह क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम। परिवार लोगों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। देखिए गंधर्व विवाह का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों परिवार में से कोई राजी नहीं हुआ, लड़का लोग जाके अपने से कोर्ट मैरिज कर लिया, उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए असुर विवाह किसे कहते हैं? असुर विवाह कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता। देखिए लड़की को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता। समझ में आ गया? चलिए कुछ आगे चलते हैं। राक्षस विवाह क्या होता है? अब राक्षस विवाह के बारे में जानेंगे हम। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह पूछे एग्जाम में, राक्षस विवाह के बारे में लिखे तो मतलब कन्या की सहमति नहीं, जबरदस्ती उठाकर विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। पिशाच विवाह क्या होता है? कन्या की मदहोशी का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता। मतलब देखिए लड़की मतलब बेहोशी की हालत में हो तो उससे मतलब शरीरी संबंध बनाकर शादी कर लेना, उसे पिशाच विवाह कहलाता है। समझ में आ गया? इन विवाहों में से पहले 4 विवाह को सही माना जाता है, जबकि बाकी 4 विवाहों को गलत माना जाता है। समझ में आ गया? कहा जाता है कि मतलब शुरू का जितना 4 विवाह उसको अच्छा माना जाता है, बाद का 4 विवाह उसको गलत माना जाता है। कि जो लोग आखिरी के 4 विवाह करते हैं वह ब्राह्मणों के नियमों का पालन नहीं करते हैं। देखिए आप बोले ना, जो 4 विवाह बाद का 4 विवाह करते हैं वो ब्राह्मण का नियम का पालन नहीं करते, और शुरू का जो 4 करते हैं वो ब्राह्मण का नियम पालन करते हैं। समझ में आ गया? और वह समाज से अलग रहते हैं। जो बाद का 4 विवाह करते हैं वो समाज से क्या होते हैं? अलग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। वर्णों की उत्पत्ति है। देखिए वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। वर्णों की उत्पत्ति के बारे में समझ में आ गया? ब्राह्मणों के अनुसार सभी वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंगों में से हुआ। अब देखिए ब्राह्मण के अनुसार वर्णों का उत्पत्ति किससे हुआ? ब्रह्मा जी के शरीर के अंगों से। समझ में आ गया? इसी के आधार पर उस वर्ण के कार्य का निर्धारण किया जाता है। देखिए इसी के आधार पर वर्णों के कार्य का निर्धारित किया जाता है। अब हम जानेंगे उसके बारे में। वर्णों के अनुसार चलिए जानते हैं। वर्णों के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख्य से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। देखिए आप एग्जाम नहीं समझ सकते आप लोग। ब्रह्मा जी आप पूछ दे ब्राह्मण का उत्पत्ति किससे हुआ था? ब्रह्मा जी के मुख से। समझ में आ गया? उनके कंधे एवं भुजाओं से
क्षत्रियों की उत्पत्ति हुआ। देखिए ब्रह्मा जी के कंधे और भुजाओं से क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ। वैर्य की उत्पत्ति जांघों से हुआ, समझ में आ गया। वैश्य की उत्पत्ति जांघों से हुआ, समझ में आ गया, ब्रह्मा जी के जांघों से। अब चलिए शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैर से हुआ। शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैर से हुआ, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों ने समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। देखिए अब पूछ दे, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण ने समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्ग में। आप लोग नोट करते चलिए ऑब्जेक्टिव। अब कौन कौन उसके बारे में जानते हैं हम? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समझ में आ गया चारों। चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न वर्णों के कार्य। अब विभिन्न वर्णों के क्या क्या कार्य उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसी बंटवारे के अनुसार देखिए ब्राह्मण, देखिए विभिन्न वर्णों के कार्य के बारे में जानेंगे। इसी बंटवारे के अनुसार इन सभी के कामों का भी विभाजन किया गया था। देखिए इसी बंटवारे के अनुसार मतलब विभिन्न कार्यों, देखिए विभिन्न वर्णों का जो कार्य का बंटवारा किया गया, इसी बंटवारे के अनुसार इन सभी के कामों का भी विभाजन किया गया। विभाजन मतलब बंटवारा किया गया, समझ में आ गया। चलिए दूसरा चलते। ब्राह्मण वेदों के अध्यक्ष करना, यज्ञ करना और करवाना, भिक्षा मांगना। देखिए ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण क्या क्या करता है उसके बारे में जान लीजिए आप लोग। वेद का अध्ययन करता है, यज्ञ करना और करवाना, भिक्षा मांगना, समझ में आ गया। ब्राह्मण करते हैं ऐसा काम। अब क्षत्रिय के बारे में जानते हैं। क्षत्रिय का क्या क्या होता है? शासन करना। क्षत्रिय जो होता है शासन करता, युद्ध करता, न्याय करता, दान देखिए क्या करता है? शासन करता, युद्ध करता, न्याय करता है, के बाद दान दक्षिणा देता है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करता। देखिए अब क्या होता है, देखिए क्षत्रिय जो होता है शासन करता है, युद्ध करता है, न्याय करता है, दान दक्षिणा देता है, लोगों की सुरक्षा करता है, समझ में आ गया। अब देखिए वैश्य के बारे में जानते हैं। वैश्य क्या करता है? कृषि, पशुपालन, व्यापार, वेद पढ़ता, यज्ञ करवाना, दान देना आदि ये वैश्य करता। अब देखिए शूद्र जो होता है ये तीनों की मतलब सेवा करता है। तीनों मतलब किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों का सेवा कौन करता है? शूद्र। एग्जाम में पूछ दे शूद्र का काम क्या है, तो ये तीनों का सेवा करना, समझ में आ गया। तीनों वर्णों की सेवा करना। अब चलिए अन्य वर्ग के बारे में जानते हैं। अन्य वर्ग क्या क्या करते हैं? वर्णों ब्राह्मण के अनुसार एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ना कि उसकी योग्यता और काबिलियत के अनुसार। देखिए ब्राह्मण के अनुसार जो होता है एक व्यक्ति की प्रतिष्ठान उसके जन्म के आधार पर किया जाता है, ना कि मतलब काबिलियत और ना कि उसकी योग्यता के आधार पर, समझ में आ गया। जन्म के आधार पर किया जाता है, समझ में आ गया। ब्राह्मण के अनुसार, समझ में आ गया। इसी कारणवश यह व्यवस्था विवादस्थ मतलब यही मतलब इसी कारण जो ब्राह्मण के मतलब कारण जन्म के हिसाब से इसी मतलब ये कारण ये व्यवस्था मतलब विवाद में था, मतलब इस कारण में बहुत दिक्कत होता था। विवादयस्थ, समझ में आ गया। लिखा देख सकते हैं आप लोग गौर से। आगे चलते हैं। ब्राह्मण ने कुछ लोगों को इस वर्ण व्यवस्था से बाहर माना। देखिए ब्राह्मण ने कुछ लोगों को इस वर्ण व्यवस्था से बाहर माना। उनके अनुसार 2 प्रकार के कर्म होते हैं। देखिए ब्राह्मण के अनुसार कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 2 प्रकार के। अब कौन कौन कर्म होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। चलिए यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए बाकी है। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पार्ट 2 था, इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।